one is the second one is the unitary constitution. So if we talk about the unitary constitution, हम अगर एकात्मक संविधान की बात करें तो is that in which all the power is centralized in one government. तो सारी शक्तियां केवल एक सरकार के पास केंद्रीकृत हो जाती हैं या एक सरकार को मिल जाती हैं, और वो सरकार जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और एकात्मक संविधान। द प्रोविंसेस आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो राज्य हैं, आपको पता है कि बहुत सारे राज्य हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग द स्टेट हेयर इन द सेंस ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एटसेट्रा। So the provinces or the states are controlled by the central government. This is the system of the unitary government, unitary constitution. तो एकात्मक संविधान का जो जिस्ट है वो ये है कि शक्ति एक सरकार को मिल जाती है, और सामान्य तौर पर ये जो सरकार होती है वो केंद्रीय सरकार ही होती है, और ये केंद्रीय सरकार राज्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। Whereas in federal system there is the division of the power in center and the state government, and both are independent in their spheres. और जो फेडरल संविधान होता है, संघीय संविधान होता है, उसमें शक्तियों का डिवीजन या बंटवारा होता है या वितरण होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच ये बंटवारा किया जाता है। एंड बोथ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर स्फीयर, और अपने अपने एरिया में दोनों सरकारें इंडिपेंडेंट होती हैं या स्वतंत्र होती हैं, आजाद होती हैं। जबकि आपको पता है कि मैंने बताया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, और ये बंटवारा जनरली संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान बताता है कि किसको कितनी पावर बांटी गई है, और दोनों सरकारों हैं अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होती हैं या स्वतंत्र होती हैं। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद में डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो देयर आर द कंसीडरेबल डिफरेंसेस अमंग द जूरिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो इस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वेदर इट इज ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? So there is the differences among the jurists about the nature of Indian Constitution. According to one view, it is the quasi-federal. कुछ लोगों का ये मानना है, एक नजरिया ये कहता है कि ये क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हैविंग मोर यूनिटरी फीचर्स देन फेडरल, जिसमें एकात्मकता के ज्यादा लक्षण हैं और संघात्मकता के कम लक्षण हैं। Having more unitary features than federal. And the other view is that it is a federal constitution with strong centralizing tendency. जबकि दूसरा व्यू ये कहता है कि ये एक संघीय संविधान है जिसमें कि केंद्रीयकरण की या एकात्मक होने की सशक्त प्रवृत्ति है। तो पहला नजरिया क्या कहता है कि ये क्वासी फेडरल है, और दूसरा नजरिया ये कहता है कि ये फेडरल है। तो what we should assume that Indian constitution is the quasi federal or federal or unitary। कुछ लोग कह देते हैं इट इज फेडरल, कुछ लोग कहते हैं क्वासी फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फेडरल है, इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है यूनिटरी होने की। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसके बारे में क्या कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेज अबाउट इट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ये कहते हैं
कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। जैसे कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर, he said that although in our constitution there is such provision which empower the center to freeze the freedom of the state, yet it is a federal constitution. तो अंबेडकर ने कहा कि साहब इस तरह के कुछ प्रावधान हैं संविधान में जो कि केंद्र को राज्य की शक्तियों को रोकने की शक्ति रखते हैं, फ्रीज करने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि उन्होंने आर्टिकल 1 का एग्जाम्पल दिया, दैट आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड यूनियन इंस्टीड ऑफ द फेडरेशन। तो उन्होंने कहा कि साहब भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड यूज किया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि यूनियन जो वर्ड यूज किया गया है फेडरेशन के स्थान पर वो जानबूझ के किया गया है। द वर्ड यूनियन वाज डेलिबरेटली सिलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग 2 रीजन। उसके पीछे 2 वजह हैं उन्होंने बताई जिसकी वजह से यूनियन या संघ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन या परिसंघ वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इंडियन यूनियन इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, कि जो भारतीय संघ है, भारत संघ है, वो किसी एग्रीमेंट या करार का परिणाम नहीं है राज्यों के बीच में, कि 2 राज्य आपस में सहमत हुए और उन्होंने ये तय किया कि हम मिलके एक कंट्री या नेशन बना ले रहे हैं या एक स्टेट बना ले रहे हैं। 2 स्टेट आपस में ये तय कर सकते हैं। तो इंडियन यूनियन में इस तरह का कोई भी समझौता या सहमति या करार नहीं हुआ। हालांकि आप जानते हैं, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि इंडियन यूनियन जो थी वो इट वाज द ब्रिटिशर्स हु वाज रूलिंग इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ये कहा कि साहब हम सॉवरिटी आपको दे रहे हैं, इंडिया के लोगों को दे रहे हैं या इंडिया को दे रहे हैं, और आप अपनी सॉवरिटी के हिसाब से अपना देश रन करिए। तो इंडियन यूनियन में जो राज्यों ने ये नहीं कहा कि हम आपस में समझौता कर रहे हैं कि हम एक रहेंगे, ये तो दिस वाज द ब्रिटिशर्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट who handed over the power in the hand of the Union of India. Therefore, Indian Union is not the result of an agreement by the state. तो भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच करार का परिणाम नहीं है। And the state have no freedom to secede from the union. दूसरा एक आवश्यक तत्व ये भी है कि राज्य को केंद्र से अलग होने की कोई भी शक्ति नहीं है कि वो चाहें कि पृथक हो जाएं केंद्र से। तो भारतीय राज्यों को ये शक्ति नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाएं। अब देखिए, ये 2 वजह से यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया गया कि भारतीय राज्य, आपको पता है, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट लग सकता है कि साहब it was the contention or it was the argument that if the state want then they can separate from the union. ये कहा गया था, but it was said by the British government, and the British government handed the power in the hand of the Union of India. So though 2 sovereign are talking about one just subsidiary unit, that if it wants then it can separate, or if it don't want it cannot be separate. So I think that it was the third party, the state was the third party in such type of the agreement. I hope I am clear up to here. So let me tell you that in the opinion of the KC Ware, Indian constitution is the quasi federal
केसी वीयर का ये मानना है कि साहब भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है, और उनका ये मानना है इट इज ए यूनिटरी स्टेट, ये एकात्मक राज्य है। और आपको पता है एकात्मक राज्य में ज्यादा पावर किसकी, सेंटर की होती है। तो इट इज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स rather than the federal state with subsidiary unitary features। तो उनका ये मानना है कि साहब ये एकात्मक राज्य है जहां पे केंद्र को ज्यादा शक्ति होती है, या केंद्र को राज्यों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, और इसमें जो फेडरल या संघ का तत्व है वो सहायक मात्रा में है। तो उनका ये मानना है कि साहब इसमें एकात्मकता ज्यादा है और संघात्मकता कम है, यूनिटरी ज्यादा है और फेडरलिज्म कम है, रादर देन द फेडरल स्टेट विद द सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि इसमें संघात्मकता ज्यादा हो और एकात्मकता कम हो। तो केसी बियर इसी वजह से इसको क्वासी फेडरल कह देते हैं कि ये अर्ध संघीय है, जिसमें कि एकात्मकता ज्यादा है और संघात्मकता कम है। Professor Jennings has described Indian Constitution as the federation with the strong centralizing tendency। जेनिंग्स जो हैं उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में ये कहा है कि ये जो है एक ऐसा संघ है जिसमें कि केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, या एकात्मक होने की मतलब टेंडेंसी ज्यादा है कि कभी भी ये एकात्मक हो जाता है, या कुछ परिस्थितियों में ये एकात्मक या सेंट्रलाइज केंद्रीयकृत हो जाता है। और आपको पता है एकात्मक होने का मतलब या केंद्रीयकृत होने का मतलब ये है कि ये केंद्र के पक्ष में झुक जाता है, जबकि फेडरेशन जो होता है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, और सब चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट हो अपने अपने क्षेत्र में ही जुरिडिक्शन रखता है और अपने क्षेत्र में ही उसको कार्य करने की शक्ति होती है। अब देखिए हम केस लॉ की बात करें कि केस लॉ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चूंकि अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में हेल्ड किया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल्ली फेडरल। अब देखिए शुरू शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, या सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भारतीय संविधान पूरी तरह से फेडरल नहीं है, भारतीय संविधान पूर्णतः फेडरल नहीं है। जबकि जो माइनॉरिटी व्यू था, माइनॉरिटी में जो जज थे खासतौर से जस्टिस सुब्बा राव, वाज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। उनका नजरिया ये था कि संविधान संघात्मक है। उसी तरह से एक केस और है कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जस्टिस बेग ने भी इस बात को कहा। और सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रजुनाथ गांगुली 1986 में जस्टिस मदन ने भी इस बात को स्वीकारा कि संविधान जो है वो फेडरल है। लेकिन ये जो थे मतलब माइनॉरिटी व्यू था, ठीक है ना, जिसको बाद में जस्टिस बेग ने और जस्टिस मदन ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए इसके बाद में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने फुल्ली 1994 में एक्सेप्ट किया। एसआर बोम्मई के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड इन द मेजोरिटी ओपिनियन। अभी तक माइनॉरिटी ऑफ द जजेस इस बात को कह रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो मतलब फेडरल है। कम जज के इस बात को कह रहे थे, लेकिन ज्यादा जजेस ने, मेजोरिटी ने, अधिकांश जजों ने इस बात को माना एसआर बोम्मई के केस में दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये 1994 में एसआर बोम्मई के केस में फेडरल
कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। अब देखिए इसके बाद में हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी जमात 2008 का केस आया, और इसमें इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्टेट फॉर कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बात को कहा कि साहब कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन कंट्री इज वन इंटीग्रल होल। फिर भी राज्य जो है वो एकमात्र देश है या एकमात्र इकाई है। अब देखिए इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या उसकी जरूरत होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला डिवीजन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का बंटवारा। दूसरा है द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता या संविधान की सर्व प्रमुखता, संविधान सबसे बड़ा है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक संघात्मकता का आवश्यक तत्व होता है। इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी संघात्मकता का आवश्यक तत्व। देयर आफ्टर द जुडिशरीज अथॉरिटी ये भी एक संघात्मकता का आवश्यक तथ्य होता है कि जो न्यायपालिका जो होती है उसको कुछ प्राधिकार दिए जाते हैं और वो प्राधिकार कुछ विशेष प्राधिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ द पावर की बात करते हैं या शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं। तो देखिए डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि जो सारा धुरी है फेडरलिज्म की वो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि शक्तियों का बंटवारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किया जाता है कि सेंटर की ये अधिकार हैं और ये शक्तियां हैं, उसी तरह से राज्य के ये अधिकार हैं और ये शक्तियां हैं। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, लिख के बताता है। So it is the an essential element of the federal constitution. The division is done by the constitution. Constitution अपने आप ये बंटवारा करता है and each government is independent in its jurisdiction. और प्रत्येक जो सरकार होती है वो अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र होती है and does not exercise the rights and the power of the other. तो प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र होती है और ये किसी दूसरी सरकारों के अधिकार और शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करती है। Thus the power is divided among various collaborative entities in federalism. तो हम ये समझ सकते हैं कि जो संघात्मकता है उसमें शक्तियां जो है विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के बीच बांट दी जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ देयर पावर। और जो संविधान होता है वो उनकी शक्तियों के इस्तेमाल पर नियंत्रण भी करता है। तो डिवीजन ऑफ द पावर संविधान के द्वारा बंटवारा किया जाता है कि आपको इतनी शक्ति इतने अधिकार हैं, और संविधान ही उन शक्तियों के इस्तेमाल पर कंट्रोल भी करता है कि आपको इतनी शक्ति है, आप यू कैन नॉट यूज मोर देन दिस पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द कंट्रोल ऑन यूज ऑफ देयर पावर। तो देखिए दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी खूबसूरत बात है कि संविधान ही शक्ति दे रहा है और संविधान ही शक्तियों को नियंत्रित कर रहा है।
कि आप इससे ज्यादा शक्ति जो दी गई है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या दूसरी गवर्नमेंट को जो शक्ति दी गई है वो उसमें आप एनक्रोचमेंट या उसमें आप सेंध नहीं लगा सकते हैं, उसमें आप घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है फेडरलिज्म का। So the constitution is the source of all power of the executive, legislature and judiciary. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। संविधान ने ही एग्जीक्यूटिव बनाया, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ये संविधान के स्रोत हैं, संविधान ने ही इनको बनाया है। तो जो बनाने वाला है वो सुप्रीम होना चाहिए। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, नॉट द एग्जीक्यूटिव नॉर लेजिस्लेचर नॉर द जुडिशरी। ईदर ब्रांच कैन नॉट क्लेम दैट इट इज द सुप्रीम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, you take the example of the England constitution. There the legislative supremacy is over there. So the federal state derives its existence from the constitution. तो फेडरल स्टेट का जो अस्तित्व होता है वो संविधान से ही होता है। आपको पता है कि फेडरल स्टेट में डिवीजन ऑफ द पावर होता है। तो फेडरल स्टेट ड्राइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि फेडरल सिस्टम में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। वैसे तो जनरली संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है देश का, लेकिन फेडरल सिस्टम में ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माने। अब आपको पता है यहाँ पर आप केल्सन का जो ग्रांड नॉर्म का कंसेप्ट है उसको ध्यान में रख सकते हैं कि संविधान जो है वो पैरामाउंट है, या संविधान जो है वो हाईएस्ट लॉ है, और बाकी के सारे लॉ जो नीचे हैं वो संविधान से पावर प्राप्त कर रहे हैं। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईएस्ट लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हम अभी केल्सन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। केल्सन ने बहुत सारी बातें कही। ऑल इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी जो संस्थाएं हैं जो कि बनाई जाती हैं संविधान के द्वारा, वो संविधान के नियंत्रण में काम करती हैं। According to Casey Weir, supremacy of the constitution for the federal government is very much essential, and it is also necessary for the smooth working that it must be documented. केसी वियर का कहना है कि साहब संविधान का सर्वोच्च होना या कानून का सर्वोच्च होना फेडरल गवर्नमेंट में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जरूरी है कि मतलब जो संविधान है वो डॉक्यूमेंटेड हो, दस्तावेजित हो, उसको लिखित में रखा जाए, ताकि जो स्मूथ वर्किंग है स्टेट की वो होती रहे। तो सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा आवश्यक तत्व है फेडरलिज्म का, इसके बाद में हम तीसरा एसेंशियल एलिमेंट लेते हैं जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नेसेसरीली बी डॉक्यूमेंटेड। जो संघात्मक संविधान है वो उन्हें आवश्यक तौर पर दस्तावेजित होना ही चाहिए, लिखित में होना ही चाहिए, रिटन होना ही चाहिए। The establishment of the federal state is laid down by the complex conditions. तो जो फेडरल स्टेट है वो
उसमें कुछ जटिल शर्तें होती हैं, जटिल शर्तों के द्वारा उनको निर्धारित किया जाता है। तो दीज कंडीशन मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। इसी वजह से ये जो शर्तें, जो जटिल शर्तें हैं, वो लिखित में होना जरूरी है। मैंने मौखिक रूप से आपसे कह दिया है कि आई विल डू दिस, सो इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, सो द कंडीशंस मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। इसी वजह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल टू कीप द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट। अदरवाइज ये असंभव हो जाएगा कि हम संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रख पाए। इन केस ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट। तो संविधान अगर लिखित होगा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये क्लियर हो जाएगा कि उनको कितनी शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान है, जो कि संघात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। जनरली द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो कठोर होने का मतलब ये नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता है। कठोर होने का मतलब ये नहीं है कि इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। संविधान, हालांकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि जनरली फेडरल होते हैं, उनको कठोर होना जरूरी होता है, यानी उनको आसानी से अमेंड ना किया जा सके। रिजिड होने का मतलब ये नहीं है कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, लेकिन इसका मतलब है इट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। सो द अमेंडिंग प्रोसीजर इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। तो जो बदलने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा डिफिकल्ट होना जरूरी है। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन should not be remain exclusively with either central government or the state government। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो केवल और केवल केंद्रीय सरकार या स्टेट सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कि या तो केंद्र सरकार के हाथ में है संविधान को बदलने की प्रक्रिया, या केंद्र सरकार के हाथ में है या राज्य सरकार के हाथ में है। तो इसको जो है केवल एक के हाथ में नहीं होना चाहिए एक्सक्लूसिवली। आपको पता है कि संविधान को बदलने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका आपको पता है, सिंपल मेजोरिटी से संविधान बदला जा सकता है। और दूसरा तरीका आपको पता है, स्पेशल मेजोरिटी से संविधान को बदला जा सकता है। और तीसरा तरीका जो है आपको पता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ये तीसरा तरीका है। तो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट में स्टेट का रोल भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन हाफ स्टेट इस बात पर सहमति व्यक्त करें कि हाँ, हम संविधान को बदलवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो फेडरलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो इस तरीके से बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट का भी रोल हो जाता है कि वो संविधान को आसानी से न बदलने दें। सो द अमेंडिंग प्रोसीजर जो है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफिकल्ट हो, और केवल एक सरकार के हाथ में नहीं हो कि वो जब चाहे संविधान बदल दे, केंद्र सरकार जब चाहे संविधान। To maintain the supremacy of the constitution, it is necessary to keep the process of amendment। तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको मुश्किल रखें, कठोर रखें। अब देखिए, जो लास्ट एलिमेंट है वो है अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। सो देयर इज द डिवीजन ऑफ द पावर between the state and the central government in the federal form of the constitution। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो संघात्मक
ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। तो द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द टू इज डन बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में,